हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी। फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी एक आध किया था। देन हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेलिटी क्या होता है। देन हम लोग पढ़े थे मोलैलिटी क्या होता है। देन मोल फ्रैक्शन। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। होप आपको पिछला लेक्चर समझ में अच्छे से आया होगा। अभी हम लोग अपने आगे का क्लास प्रोसीड करते हैं, आगे के टॉपिक्स। तो हमारा दो कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली और बाकी है। एक तो आपका है नॉर्मेलिटी और दूसरा है आपका पार्ट्स पर मिलियन। तो वो दो केस है, तो वो दो केस हम लोग साथ में थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लेते हैं। देन वी विल डू क्वेश्चंस। चलिए, तो हम लोग पहले पार्ट्स पर मिलियन को ही पढ़ लेते हैं। सिंपल सा आसान सा है। देन हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ our next concentration term, that is our basically sixth concentration term, that is parts per million। कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन, नाम से ही क्लियर है, हम लोग को निकालना है पार्ट पर मिलियन। मिलियन मीन्स 10 का पावर, मिलियन मीन्स that is ones, tens, that is hundreds, then thousand, 10,000, 100,000, then 1 million. This is 1 million. तो 10 का पावर 1 2 3 4 5 6। जब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो आउट ऑफ हम लोग 100 कैलकुलेट कर रहे थे उसको। क्यों? क्योंकि परसेंटेज मीन्स ही आउट ऑफ 100। या हम लोग पार्ट्स पर मिलियन है, मतलब पर मिलियन हम लोग कैलकुलेट करना है, मतलब आउट ऑफ 1 मिलियन। आउट ऑफ 1 मिलियन मीन्स 10 का पावर 6। सिंपल। तो पीपीएम का हमारा बेसिकली मैथमेटिकल मीनिंग होता है, दैट इज बेसिकली वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और हम लोग को पर मिलियन निकालना है तो इंटू 10 का पावर 6। क्लियर? ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि परसेंटेज वेट बाई वेट टाइप हो गया। परसेंटेज वेट बाई वेट में था वेट ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, क्योंकि वो परसेंटेज था। इधर में पार्ट्स पर मिलियन तो इंटू 10 का पावर 6 पर मिलियन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो सिंपल, आसान है हमारा। क्लियर? तो ये था बेसिकली हमारा 6 कंसंट्रेशन टर्म, जिसका मैथमेटिकल मीनिंग ये था। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज़ स्लाइटली इम्पॉर्टेंट, that is our normality, and it is slightly different from all of them, so we need to understand this sincerely. Now seventh, our seventh concentration term basically is normality. It is normality, usually represented by capital N. देखिए मैथमेटिकली इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, घबराओगे नहीं। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम लोग इसको आसान बनाएंगे। नॉर्मेलिटी इज़ यूजुअली, इसका हमारा मैथमेटिकल मीनिंग होता है नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in liter. Number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. This is the mathematical meaning of normality. अब वापस से वही बात हम लोग मोलैरिटी में पढ़े थे, जब कभी वॉल्यूम हमारा लीटर को छोड़ करके किसी दूसरे यूनिट में होगा तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू लीटर। जैसे सपोज़ कीजिए कि वॉल्यूम सोल्यूशन का हमारा मिली लीटर में है, तो दिस फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम EQ रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, सपोज कीजिए कि आपको ml में दे दिया गया, तो वॉल्यूम जब सॉल्यूशन का मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, एक डिवीज़न के नीचे में दूसरा डिवीज़न, तो अल्टीमेटली वो ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। अगर आपको मोलैरिटी का केस याद होगा तो उधर में मोलैरिटी में होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का हम लोग मिलीलीटर में लेते थे तो उधर में होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 को हम लोग बोलते थे मिली मोल्स। बट इधर में मोल्स तो नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इधर में हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इट विल बी कॉल्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, जैसे ही मिली आपका आ गया दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस केस में हम लोग किस चीज़ में लेंगे, ml में लेंगे। क्लियर है? होप आपको ये बात क्लियर होगी, आसान है। नॉर्मेलिटी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब कभी वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर को छोड़कर किसी दूसरे यूनिट में है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर फर्स्ट, तो इस केस में हम लोग मिलीलीटर में लिए हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और मिलीलीटर को हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, तो वापस इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 विल गो अप और मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा वो। और हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इज मिली मोल्स, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 मिनी ग्राम इक्विवेलेंट, क्लियर, ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मेन एक्सप्रेशन तो हमारा नॉर्मेलिटी का यही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दिस टर्म नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज बेसिकली गिवन वेट, ऑब्वियसली हम लोग ग्राम में लेंगे जैसे मोल को हम लोग कैलकुलेट करते थे, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था हम लोग निकाल सकते हैं उसको, जो वेट दिया हुआ रहेगा डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। अब फिर से एक नया टर्म आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो यूजुअली इक्विवेलेंट वेट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एज formula weight divided by n factor, that will be represented by this। clear? confusion नहीं होना चाहिए इसमें, इसलिए एक बार वापस से देख लो आप। नॉर्मेलिटी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इट इज इक्वल टू गिवन वेट divided by equivalent weight, and equivalent weight it is equal to formula weight divided by n factor। फार्मूला वेट कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जो भी एटम दिया हुआ है, जो भी आयन दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास या एटॉमिक मास हम लोग यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर इज़ अगेन अ क्वेश्चन कि n फैक्टर क्या है हमारा, तो ये हम लोग को समझना ज़रूरी है। n फैक्टर ऐसे तो आप ये पढ़े होंगे पहले भी, या रेडॉक्स पढ़े होंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे आप, लेकिन हम लोग कुछ क्विक इसको रिवाइज करते हैं। एन फैक्टर सी, एन फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग केमिकल स्पेसिस के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर एन फैक्टर की बात करें तो अगर कहीं पे आपका प्रेजेंट है एलिमेंट, सपोज
या फिर मैं कॉलम ही बना देता हूँ आपका, इधर में केमिकल स्पेसिस या जो भी आपका, हाँ तो उसके लिए एन फैक्टर क्या क्या होगा, क्लियर। जैसे किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर एनी एलिमेंट एन फैक्टर इज इट्स वैलेंसी, उसका जो वैलेंसी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन फैक्टर। आई विल गिव यू द एग्जांपल्स, पहले हम लोग सारा डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी हम लोग आयन की बात करें, चाहे वो आपका कटायन हो या फिर क्या हो आपका अनायन, फॉर एनी आयन आइदर कटायन और अनायन एन फैक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, जितना उसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एनी एसिड, किसी एसिड के लिए एन फैक्टर विल बी इट्स बेसिसिटी, और बेसिसिटी बेसिकली होता क्या चीज़ है, तो बेसिसिटी इज़ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। आप ये सब पढ़ रखे होंगे बट हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि आपको कोई एलिमेंट है आपका, जैसे सपोज कीजिए कि सोडियम, और इससे हम आपका पूछ दें कि व्हाट विल बी द एन फैक्टर ऑफ सोडियम, तो सोडियम हमारा एलिमेंट है और एलिमेंट का एन फैक्टर क्या होता है उसका वैलेंसी, और सोडियम का वैलेंसी ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो आपको पता होगा कि इसका वैलेंसी फिक्स होता है, डैट इज बेसिकली 1। तो एन फैक्टर सोडियम का हमेशा कितना होगा 1, क्लियर है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम इज ऑल्सो एन एलिमेंट, और ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है और इसका हमारा वैलेंसी 2 होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का एलिमेंट है तो इसका भी एन फैक्टर इज वैलेंसी, तो मैग्नीशियम का होगा 2, क्लियर। देन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एन फैक्टर बताओ, जैसे मान लीजिए कि O-2, दिस इज बेसिकली ऑक्साइड आयन, इसका एन फैक्टर, तो ये आयन हो गया हमारा क्योंकि चार्ज स्पेसिस है, और आयन का क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो इस पर कितना चार्ज है -2, साइन के साथ नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है, मैग्नीट्यूड हो गया 2 तो एन फैक्टर विल बी 2। अगर सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है Cl- कहीं पे, तो इस केस में हमारा क्या चीज़ हो गया, दिस इज अगेन एन आयन, आयन है तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एक यूनिट हमारा निगेटिव चार्ज है तो सिर्फ डायरेक्टली 1। होप आपको क्लियर होगी, हम सिर्फ एन फैक्टर की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर कोई एसिड्स है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एसिड प्रेजेंट है HCl, तो आप पढ़े हुए होंगे ये 11th में ही कि एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H प्लस आयन को रिलीज़ करे, ये हम लोग आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, और जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन को वो रिलीज़ करता है वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, डैट नंबर ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो इट विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड Cl-। अब HCl है तो एक H प्लस को रिलीज़ किया तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1, और बेसिसिटी जितना होगा वही तो उसका एन फैक्टर होगा, क्योंकि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है उसका बेसिसिटी, तो इसका बेसिसिटी भी 1, तो एन फैक्टर भी कितना हमारा 1। होप आपको ये बात क्लियर होगी। सिमिलरली अगर आपका है एसिड, जैसे सपोज कर लो आपकी HBr हो गया, HI हो गया, HNO3 हो गया, ये सब सारा अगर एसिड आपका प्रेजेंट है, या फिर हाँ ये सब सारा एसिड है, तो हर केस में हमारा एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही H प्लस आयन इस केस में हमारा रिलीज़ होगा, तो ये सब सारा में हमारा एक ही H प्लस आयन रिलीज़ होगा, तो बेसिसिटी विल बी 1,
और बेसिसिटी जैसे ही 1 हो गया तो एन फैक्टर ऑल्सो हमारा 1 हो जाएगा। और वैसा एसिड जिसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन सिर्फ 1 हो, मतलब जिसका बेसिसिटी सिर्फ 1 होता है, दैट ऑल एसिड्स आर कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। वैसे एसिड को कौन सा एसिड बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड के लिए एन फैक्टर का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा। कितना होगा हमारा? 1, क्योंकि मोनोबेसिक मतलब वाटर में डिजोल्व होने के बाद मोनो मतलब 1, एक ही H प्लस को रिलीज़ करेगा, जितने H प्लस को रिलीज़ करेगा मतलब बेसिसिटी 1 हो गया, बेसिसिटी 1 मतलब एन फैक्टर भी 1। होप आपको ये बात क्लियर होगी। जबकि अगर हम लोग डाई बेसिक एसिड को लें, जैसे आपका हो गया H2SO3, H2SO4, H2CO3 एक्सेट्रा, ये सब अगर आपका एसिड है, दीज आर ऑल डाई बेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि इस केस में दो दो हाइड्रोजन है हमारा, तो ये सब हाइड्रोजन हमारा 2 हाइड्रोजन टूट करके निकलेगा, तो इसमें 2 हाइड्रोजन टूट करके निकलेगा, मतलब बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बेसिकली डाई बेसिक एसिड्स। और डाई बेसिक एसिड के केस में सिंस इट इज़ डाई बेसिक मतलब 2 H प्लस टूट करके निकलेगा, जैसे इसी केस में H2SO3 विल ब्रेक टू फॉर्म 2H प्लस और SO3 2 माइनस, तो डाई बेसिक है तो बेसिसिटी हो गया 2, तो एन फैक्टर भी हो गया कितना? 2। क्लियर? जैसे एग्जांपल आपको दे के बता ही देता हूँ कि कैसे ये ब्रेक करेगा। जैसे हम लोग इसी की बात करें H2SO3 की, तो ये जैसे ही वाटर में आप डिज़ोल्व करोगे तो ये टूट गया H प्लस और इधर में टूट जाएगा SO3 माइनस 2, बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस और SO3 माइनस 2 बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया और SO3 हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। इधर न्यूट्रल, एक H प्लस पे +1 तो 2H प्लस पे +2, इस पे -2 तो +2 -2 न्यूट्रल, दोनों तरफ 0 0 चार्ज हो गया हमारा। अब देखिए तो कितना H प्लस इस केस में हमारा ब्रेक होकर के निकला है? 2H प्लस, इसलिए बेसिसिटी कितना? 2, इसलिए इस एसिड को बोलेंगे हम लोग डाई बेसिक, और डाई बेसिक है तो एन फैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2। होप आपको ये बात क्लियर होगी। क्लियर? वहीं पे एक एसिड है हमारा जैसे H3PO4, तो ये अगर आप ब्रेक करेगा तो इट विल ब्रेक टू फॉर्म 3 हाइड्रोजन है तो 3H प्लस प्लस PO4 पे -3 चार्ज, तो इसमें हमारा कितना H प्लस रिलीज़ हुआ? 3, मतलब ये कैसा एसिड हो गया? ट्राई बेसिक एसिड, जिसमें से 3H प्लस रिलीज़ हुआ, तो एन फैक्टर का इस केस में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? समझ में आई बात? चल, मैं और एन फैक्टर की लिस्ट बनवाऊंगा, बट एक दो एसिड को हम लोग और देख लेते हैं। एक एसिड है आपका H3PO3। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस केस में इसका बेसिसिटी कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो 3 हाइड्रोजन है, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद तीनों का तीनों हाइड्रोजन ब्रेक करेगा, और तीनों का तीनों हाइड्रोजन ब्रेक किया। इस टाइप से ब्रेक करना चाहिए कि 3H प्लस प्लस बच गया हमारा PO3, तो PO3 पे -3, तो सिंस 3 हाइड्रोजन हमारा ब्रेक किया इसलिए इसका बेसिसिटी हो गया 3, और बेसिसिटी हो गया 3 तो इसका एन फैक्टर का भी मैग्नीट्यूड हो गया 3। बट ये सरासर गलत है। कुछ लोगों को पता भी होगा कि ये कैसे गलत है, बट फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है? जो H3PO3 है ये कभी भी 3H प्लस को रिलीज़ नहीं करता है। H3PO3 जब वाटर में हम लोग इसको डिज़ोल्व करेंगे, व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ 2H प्लस को रिलीज़ करेगा। 2H प्लस प्लस एक हाइड्रोजन इसी के साथ अटैच रह गया HPO3 -2। अब बोलोगे सर इसमें था तो 3 हाइड्रोजन, बट वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन ब्रेक करके निकला, ऐसा क्यों हो गया? तो अगर आप बॉन्डिंग पढ़े होगे, अगर उसमें एसिड्स ये सब के स्ट्रक्चर पढ़े होगे, या फिर आप आयनिक भी पढ़े होगे, उसमें भी एसिड ये सब पढ़े होगे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। देखिए एसिड जो होता है, एसिड जो होता है वो वैसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद कौन सा आयन को देता है?
H प्लस आयन को डिसोसिएट करता है। क्लियर। एसिड बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे टाइप का होता है, बट हम लोग उसको दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट एसिड इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड एंड सेकेंड एसिड इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड, या फिर इसी को हम लोग और भी बोलते हैं ऑक्सी एसिड, नाम सेम ही है हमारा। देखिए, हाइड्रा एसिड मतलब वैसा एसिड, हाइड्रा नाम ही है, तो वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होगा और कोई नॉन मेटल होगा, जैसे हो गया आपका HCl हाइड्रा एसिड, HF हाइड्रा एसिड। क्लियर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कोई नॉन मेटल है, तो दीज एसिड्स आर हाइड्रा एसिड। जबकि 1 मिनट, जबकि वैसा एसिड नाम से क्लियर है, ऑक्सो या ऑक्सी, वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन होगा, दैट ऑल एसिड्स आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड और या फिर ऑक्सी एसिड। जैसे आपका एग्जांपल हो गया H2SO4, H2CO3, HNO3, ये आपका H3PO3 एक्सेट्रा। एक आपका होता है H3PO4 जो कि बताएं, और एक और होता है H3PO2। देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो H3PO3 है वो भी हमारा ऑक्सो एसिड है, क्योंकि उसमें हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक बात और, जो कोई भी ऑक्सो एसिड होता है उस केस में अगर उस एसिड को आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो सिंस वो एसिड है तो H प्लस आयन को तो रिलीज़ करेगा ही करेगा। तो ऑक्सो एसिड के केस में वही H प्लस आयन सिर्फ वाटर में डिसोसिएट हो करके निकलता है, टूट करके निकलता है, जो कि सेंट्रल एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। जो सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होगा वही सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएट होकर के निकलेगा। एक बार और, इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स सिर्फ और सिर्फ वही हाइड्रोजन जो सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होता है, वाटर में सिर्फ वही टूट करके निकलता है। वैसा हाइड्रोजन जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो कभी भी हमारा वाटर में डिसोसिएट होकर के नहीं निकलेगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, तो अगर आप बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आसानी से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम लोग इसका शेप बाय स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इधर में हो गया सल्फर, सेंट्रल एटम आपका, इधर में आपका हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है। इस केस में देखिए, तो H2SO4 दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, 1 2 3 4 ऑक्सीजन। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इधर में +6 वेरीफाइड भी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बॉन्ड बना रहा है। ये सब लोग पढ़े होंगे। अब देखिए, ये ऑक्सो एसिड है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब इस केस में अभी ऑक्सो एसिड में हम आपको बताएं कि सिर्फ वही हाइड्रोजन ब्रेक होकर के निकलेगा जो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होगा। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू, दिस इज आवर सेंट्रल एटम, सल्फर ही तो सेंट्रल एटम है हमारा। सेंट्रल एटम वो होता है जो बीच में प्रेजेंट होता है और बाकी सारे एटम्स के साथ वो बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू सल्फर से कनेक्टेड है, मतलब ये हाइड्रोजन टूट करके निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के थ्रू सल्फर से कनेक्टेड है, मतलब ये हाइड्रोजन में टूट करके निकल जाएगा। मतलब H2SO4 में कितना हाइड्रोजन हमारा टूट करके निकलने वाला हो गया, 1 और 1 2, इसलिए इसका बेसिसिटी हो गया 2। क्लियर। लेकिन अगर हम लोग H3PO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इन केस ऑफ H3PO3 हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्लियर। यहाँ पर डबल बॉन्ड, नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप बना सकते हो, कोई सा प्रॉब्लम नहीं। देखिए देन,
ये फिर से हमारा ऑक्सो एसिड है। अभी हम आपको बताएं ऑक्सो एसिड में वही हाइड्रोजन टूट करके निकलता है जो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू, दिस इज द बेसिकली सेंट्रल एटम, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है हमारा, मतलब ये टूट करके निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, मतलब ये टूट कर निकल जाएगा। बट दिस हाइड्रोजन ये तो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, तो ये टूट करके नहीं निकलेगा। मतलब कितना H+ आयन टूट करके निकला, एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन इधर से, मतलब इसका बेसिसिटी कितना, सिर्फ और सिर्फ 2, मतलब 2 ही हाइड्रोजन हमारा टूट करके निकलेगा, एक हाइड्रोजन हमारा फॉस्फोरस के साथ ही कनेक्टेड रह जाएगा। इस वजह से इसका बेसिसिटी हमारा 3 नहीं होता है, इसका बेसिसिटी सिर्फ और सिर्फ होगा 2, और बेसिसिटी जैसे ही 2 हो गया तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2। तो H3PO3 है, इसमें 3 हाइड्रोजन, बट तीनों का तीनों हाइड्रोजन कभी भी डिसोसिएट होकर के नहीं टूटता है। हमेशा ध्यान रखना है कि 2 ही हाइड्रोजन टूट करके निकलता है, इस वजह से क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। तो ये हमारा इसका बेसिसिटी 2 हो गया, तो ये मोनोबेसिक, डाईबेसिक और ट्राईबेसिक। बेसिसिटी 2 मतलब डाईबेसिक, तो डाईबेसिक की लिस्ट में H3PO3 को भी ऐड कर लिया जाए। तो इन केस ऑफ डाईबेसिक एसिड एक हमारा और आएगा H3PO3। क्लियर नाउ, होप आपको ये बात क्लियर होगी। एक और एसिड है हमारा H3PO2। अगर इसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करें, फिर आप बोलोगे कि सर 3 हाइड्रोजन है, तीनों का तीनों डिसोसिएट होकर के हमारा निकलना चाहिए था, बट तीनों का तीनों इस बार फिर से डिसोसिएट होकर के नहीं निकलेगा, और इस केस में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हमारा डिसोसिएट होकर के निकलता है, दैट इज़ बेसिकली H+। बच गया कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसी के साथ, तो H2PO2, और एक इस पे प्लस तो एक इस पे माइनस, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। मतलब इसका बेसिसिटी हमारा आ गया कितना, 1, और बेसिसिटी 1 मतलब एन फैक्टर भी कितना हमारा हो गया, 1। क्लियर। फिर बोलोगे कि सर आप अपने मन से ही लिख देते हैं, तो मन से नहीं लिखते हैं, इसका वापस से स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो दिस इज बेसिकली सेंट्रल एटम फॉस्फोरस। इस केस में एक हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक हमारा डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्टेड, ये भी डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्टेड। इस केस में देखोगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड, मतलब ये डिसोसिएट होकर के निकल जाएगा, बट ये हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्ट कनेक्टेड, ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड, मतलब ना ये टूट करके निकलेगा ना ये टूट करके निकलेगा, मतलब एक ही हाइड्रोजन टूट करके निकला, मतलब बेसिसिटी भी 1 हो गया और एन फैक्टर भी 1 हो गया। मतलब कैसा एसिड हो गया, दिस एसिड इज बेसिकली मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक में H3PO2 को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो H3PO2 दिस इज बेसिकली मोनोबेसिक एसिड। होप आपको ये बात क्लियर होगी। पूछोगे सर H3PO4, तो H3PO4 का आप आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो उस केस में आप देखोगे कि सारा हमारा कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू। दिस इज फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, दिस इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इस केस में ये हाइड्रोजन टूट करके निकल सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से, ये हाइड्रोजन भी क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से, ये हाइड्रोजन भी क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू। तो 1 2 3 मतलब कितना बेसिक हमारा, ट्राई बेसिक। क्लियर। तो कन्फ्यूज़न कुछ ज़्यादा नहीं है। एसिड्स के केस में याद रखना है कि जितना H+ आयन हमारा डिसोसिएट होकर के निकलेगा दैट इज इट्स बेसिसिटी। जिस केस में एक हाइड्रोजन है तो वो तो टूट करके निकल ही जाएगा, बट एक केस याद रखना है H3PO2 जिसका भी हमारा बेसिसिटी होता है 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन टूट करके निकलता है। अभी आपको बताएं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। डाई बेसिक में जिसमें 2 हाइड्रोजन होगा टूट करके निकलेगा ही। एक है हमारा H3PO3, इसमें से भी हमारा 2 ही हाइड्रोजन टूट करके निकलता है, इसलिए भी इसका एन फैक्टर 2 ही होगा। और H3PO4 इसमें तीनों हाइड्रोजन टूट करके निकलता है, इसलिए इसका एन फैक्टर हमारा 3 होगा। होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो एसिड के केस में
जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन बेसिकली डिसोसिएट होकर के निकलता है जब हम लोग उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वही हमारा उसका एन फैक्टर होता है। नेक्स्ट फोर्थ, इन केस ऑफ बेस जो एन फैक्टर होगा, अब बेस वो होता है जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करे, OH माइनस आयन, और जितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन कोई भी बेस रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। दैट मीन्स एसिडिटी क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, मतलब वैसा ही हाइड्रोक्साइड आयन जो टूट कर निकल सके, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल हम आपको आगे देते हैं। एक हमारा उसके बाद या तो हो सकता है हमारा सॉल्ट, तो सॉल्ट के केस में एन फैक्टर होगा उसका चार्ज ऑन कटायन और अनायन, क्योंकि सॉल्ट है तो उसमें कटायन और अनायन दोनों होगा, ठीक है, आयनिक कंपाउंड होगा। और एक लास्ट है हमारा 6, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस केस में एन फैक्टर इज इट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उस केस में एन फैक्टर होगा उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल मैं आपको भी आगे दूंगा इस सारे का, ध्यान में इतना ही का रखना है, इतना से आपका काम हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है। एलिमेंट के केस में वैलेंसी, आयन के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एसिड के केस में बेसिसिटी, बेस के केस में एसिडिटी, सॉल्ट के केस में चार्ज ऑन या तो कटायन नहीं तो अनायन, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है उस केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? जैसे हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करना कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं उस पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेसिक यही है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन फैक्टर इन केस ऑफ फॉलोइंग। क्लियर है? फर्स्ट है आपका, जैसे सपोज कर लो H2SO4, सेकेंड है आपका कुछ भी सपोज कर लो आप, जैसे मान लीजिए कि F माइनस, थर्ड सपोज कर लीजिए आप आपका है NaOH, फोर्थ सपोज कर लीजिए आप MnO4 माइनस, इन एसिडिक मीडियम, फिफ्थ जैसे आप मान लो CaOH होल ट्वाइस, सिक्स जैसे आप मान लो कुछ भी मान लो आप, जैसे कि जैसे सपोज कर लीजिए मान लीजिए आप एल्युमिनियम, सेवेंथ में जैसे मान लो कोई NaCl, एट्थ में जैसे आप मान लीजिए MgCl2, नाइन्थ में जैसे आप मान लो ऑक्सीजन, टेंथ में जैसे आप कुछ भी मान लो हाइड्रोजन। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग इसका एन फैक्टर क्या होगा। H2SO4 एसिड है, और कैसा एसिड, डाई बेसिक एसिड, क्योंकि इसमें 2H प्लस आयन टूट करके निकलता है, तो इस केस में इट विल ब्रेक टू फॉर्म 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो 2H प्लस निकला, मतलब इसका बेसिसिटी हो गया 2, इसलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्लियर? F माइनस आयन है, आयन के केस में हम बताए थे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, चाहे कटायन हो चाहे अनायन, तो -1 चार्ज है, तो इस केस में इसका एन फैक्टर हो गया 1। NaOH बेस है, जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये आपका टूटेगा Na प्लस और OH माइनस, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है,
मतलब एसिडिटी हो गया 1, और बेस के केस में एसिडिटी ही उसका एन फैक्टर होता है, मतलब एन फैक्टर भी हो गया 1। क्लियर। MnO4 माइनस, आप पढ़े होंगे कि एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये H+ के प्रेजेंस में या एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। क्लियर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो इस केस में हम लोग MnO4 माइनस का हम लोग इसका एन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के केस में एन फैक्टर निकालते हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, मान लेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 × 4 -8, आयन के केस में कितना चार्ज के बराबर में होता है, ये सब आप पढ़ रखे होगे। तो -8 को उधर में हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +8, तो 8x = -1 + 8 मतलब 7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गया +7। यहाँ पे आयन है, तो आयन के केस में चार्ज ऑन आयन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस केस में हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 से +2 में चला गया, मतलब 5 का डिक्रीज़ हुआ, तो चेंज 5 का, इसलिए एन फैक्टर आ गया 5। होप आपको ये बात क्लियर होगी। क्लियर है। देखिए हमारा जो भी आगे का है पढ़ना हम लोग को, वो पीछे के बहुत सारे चैप्टर से लिंक्ड है। जैसे कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है आपका आयनिक का, आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हम लोग एसिड बेस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है आपका मोल कॉन्सेप्ट का, कुछ आपका इसमें है रेडॉक्स का। तो वो सब बेसिक तो आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो वो सब फिर आपको प्रॉब्लम तो होने वाली ऑब्वियसली है। थोड़ा बहुत जितना होता है हम कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने का, बट 100% आपको फिर से वापस वो जाके नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो आपके 11th का पार्ट था, आपको पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है। ये बेस है, बेस है तो वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ होगा। तो OH- आयन कितना है 2, इसका मतलब एसिडिटी भी 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा, इसलिए एन फैक्टर 2। एल्युमिनियम एलिमेंट है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 होता है, मतलब वैलेंसी +3 शो करेगा, और वैलेंसी 3, तो एलिमेंट का 3 हम लोग लेते हैं वैलेंसी, उसका एन फैक्टर। NaCl है, सॉल्ट है, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इट विल ब्रेक टू फॉर्म Na+ + Cl-। सॉल्ट के केस में मैं आपको बता चुका था, एन फैक्टर लेते हैं चार्ज ऑन कटायन और अनायन। तो कटायन का ले लीजिए चाहे अनायन का, दोनों पे चार्ज सेम ही है, +1 -1, तो इसका मतलब चार्ज सिंपली कितना हो गया 1, एन फैक्टर। क्लियर। MgCl2 अगेन सॉल्ट है, ये डिसोसिएट करेगा तो Mg पे +2 चार्ज +2 Cl-। तो एन फैक्टर इस केस में, तो आप बोलोगे सर कटायन का लेंगे तो +2, अनायन का लेंगे तो -1। ऐसा नहीं है, कटायन का भी +2, Cl- का -1, लेकिन 2 Cl- का तो -2 हो गया ना, तो +2 या -2, तो मैग्नीट्यूड तो 2 ही है। तो चार्ज हमारा कटायन या अनायन पे हो गया +2 और -2, मतलब एन फैक्टर 2। ऑक्सीजन वापस से हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट का एन फैक्टर होता है उसका वैलेंसी, और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। हाइड्रोजन वापस है एलिमेंट, इसका वैलेंसी हमारा 1। क्लियर। तो एन फैक्टर होप आपको समझ में आया होगा कि एन फैक्टर हम लोग कैसे कैसे डिसाइड करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एन फैक्टर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट था, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मेलिटी के केस में। तो एक फिर से हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको ध्यान में लाते हैं, तो पता चला कुछ और ही आपको ध्यान में आ गया। एक्चुअल में वी वर स्टडिंग नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी में हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कोई दूसरे यूनिट में रहेगा तो उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हम लोग निकालते हैं गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, एंड इक्विवेलेंट वेट किसी भी का हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्लियर। और यही एन फैक्टर हम लोग अलग अलग केस में पढ़े थे कि अलग अलग चीज़ों के लिए एन फैक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। एलिमेंट के लिए वैलेंसी, आयन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट के लिए चार्ज ऑन कटायन और अनायन, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इस पर करके देखते हैं।
नॉर्मेलिटी पे ही हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी में सारा कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, सारा कुछ। देखिए क्वेश्चन है आपका 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in water to make a solution of 500 ml. Determine the concentration of solution in normality. क्वेश्चन है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in water to make a solution of 500 ml. Determine the concentration of solution in normality. क्लियर? क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि सॉल्व करने से पहले हम लोग उसका गिवन पार्ट लिखते हैं। आप लोग इसको अप्रोच करो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो जो कुछ दिया हुआ है, H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, मतलब H2SO4 हो गया हमारा सॉल्यूट। इसका मतलब लिख लेते हैं पहले वेट ऑफ H2SO4, जो कि इस केस में सॉल्यूट है, दैट इज बेसिकली 49 ग्राम। टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 500 ml। इसका हम लोग को नॉर्मेलिटी निकालना है। पहले तो नॉर्मेलिटी होता क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर से हमारा एक फॉर्मूला था कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इट इज़ इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। EQ स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट विल बी, पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। नॉर्मेलिटी निकालना है तो पहले तो हम लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट तो चलो पता है, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। क्लियर है? तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट पहले हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट किसका हम लोग निकालना है, H2SO4 का, दैट विल बी फॉर्मूला वेट। तो पहले तो H2SO4 का फॉर्मूला वेट आप निकालो। चलो इसी तरफ निकाल लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्योंकि एक का 1 होता है तो 2 का 2 हो गया ना। सल्फ़र का होता है हमारा 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 जा 64, 4 2 6 2 8 6 3 9, दैट इज़ बेसिकली 98। तो इसका फॉर्मूला वेट आ गया हमारा 98 डिवाइडेड बाई H2SO4 डाई बेसिक एसिड, तो n फैक्टर कितना 2, तो इस केस में n फैक्टर 2। क्लियर? तो हमारा ये कितना आ गया 98 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स दैट इज़ 2 4 जा 8 2 9 जा 18, 49 इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो नाउ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट ग्राम में दिया हुआ है कितना 49, तो दैट इज़ 49 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना कैलकुलेट किए 49, तो 49 से 49 कितने टाइम्स में कैंसिल, 1 टाइम्स में, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हमारा आ गया 1। अब हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो नाउ नॉर्मेलिटी दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज़ 1 अपॉन volume of solution in liter, but here it is given in milliliter, so we will first convert it into liter.
तो डिवाइडेड बाई 500 मिलीलीटर, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 5 2 जा 10, तो नॉर्मेलिटी आ गया 2 नॉर्मल इज द आंसर। सिंपल। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में हम लोग को नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करने को बोलता है तो हम लोग को इतना स्टेप्स करने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी के डिटर्मिनेशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, उसके लिए हम लोग को इक्विवेलेंट वेट चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको फार्मूला वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर करना पड़ेगा। तो इतना स्टेप 3 स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाके, और इतना याद रखना भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग मोलैरिटी के टर्म्स में रिलेशन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी का डिटर्मिनेशन या मोलैरिटी का कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। तो वही हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से भी सॉल्व कर सकते थे, इतना ना कुछ करके। क्लियर? चलिए, तो हम लोग टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। क्लियर? देखिए, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा, हम लोग पहले दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? ये मेन फार्मूला, और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इट इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। एंड अभी फिर से वापस से पढ़े थे कि इक्विवेलेंट वेट इट इज़ इक्वल टू फार्मूला वेट, या जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन n फैक्टर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, और इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। हम लोग थर्ड इक्वेशन में इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू निकाले हैं, दैट इज़ फार्मूला वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह उसको पुट कर सकते हैं, तो हम लोग पुट कर देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 3 इन बेसिकली 2। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह पुट करेंगे तो क्या हमारा वैल्यू आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, डिवाइडेड बाय एक डिवीज़न के नीचे दूसरा डिवीज़न, जो कि अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाय n फैक्टर। होप आपको ये बात क्लियर होगी। कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 4, राइट। यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू आ गया, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को अगर यहाँ पुट कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो हेंस नॉर्मेलिटी इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जिसका वैल्यू हम लोग ये ला चुके हैं, तो पुट कर देते हैं गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट, या फिर इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, इनटू n फैक्टर। ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू पूरा हो गया। नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? इसको वापस से आप देखो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट, इट इज़ मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल ही होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई, इधर में क्या चाहिए हमारा, जो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट हम लोग लिख दिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और बच के आ गया एन फैक्टर। क्लियर। और अगर आपको मोलैरिटी का डेफिनेशन याद होगा तो मोलैरिटी होता है क्या, बेसिकली मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को मोलैरिटी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू था नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जो कि हो गया मोलैरिटी बच के आ गया इनटू एन फैक्टर। होप आपको ये रिलेशन समझ आई होगी। वापस से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हम लोग पढ़े हैं, दैट इज़ गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, एंड इक्विवेलेंट वेट इट इज़ इक्वल टू फार्मूला वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है और इक्विवेलेंट वेट का ये वैल्यू है, तो पुट कर सकते हैं उसमें। तो हमारा क्या आ जाएगा, गिवन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट की जगह फार्मूला वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो फार्मूला वेट अगेन डिवीज़न है तो वो ऊपर चला गया मल्टीप्लिकेशन में एन फैक्टर। अब ये वैल्यू आ गया गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का, तो उसको हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हेंस नॉर्मेलिटी इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की जगह पुट कर देते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट, या उसी को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, इंटू एन फैक्टर, बाकी नीचे पहले से ही है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। गिवन मास अपॉन मोलर मास इट इज़ बेसिकली मोल, तो गिवन वेट हम लोग सोल्यूट का ही ले रहे हैं तो इट इज़ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और एन फैक्टर ऊपर में था। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसलिए हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को मोलैरिटी लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, सो सिंपल। और मोलैरिटी तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। क्लियर, रिलेशन समझ में आई बात। अब देखिए अगर हम लोग पिछला क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करें, पिछले क्वेश्चन में था क्या, एक्सक्यूज मी मिनट, पिछले क्वेश्चन की बात करें तो मास ऑफ H2SO4 मतलब मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, तो हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं ना। चलिए देखिए, सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चन, सॉल्यूशन हम लोग वापस से कर रहे हैं। मास ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 दिया हुआ था 49 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था 500 ml। नॉर्मेलिटी निकालना था जो कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े, दैट इज़ होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हम लोग पहले मोलैरिटी निकालने की कोशिश करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, यही ना मोल होगा। और नीचे तो पहले से ही वॉल्यूम सोल्यूशन का है ही हमारा लीटर में। पुटिंग द वैल्यू, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इज 49, मोलर वेट इज हम लोग अभी निकाले थे 98 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन का लीटर में, बट यहाँ मिली लीटर में दिया हुआ है तो 500 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि 1000 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। 20 से 20 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 49 2 जा 98 और 2 से 2 कैंसिल, मतलब मोलैरिटी कितना आ गया 1 मोलर। नाउ नॉर्मेलिटी H2SO4 है तो एन फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमारा डिसोसिएट होकर के निकलेगा ना। तो नॉर्मेलिटी इट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी आ गया कितना 1, और हमारा एन फैक्टर इस केस में कितना 2, तो नॉर्मेलिटी कितना आ गया 2 नॉर्मल। आंसर 2 नॉर्मल, यहाँ से भी आंसर 2 नॉर्मल आ गया सेम। होप आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो हम लोग नॉर्मेलिटी का उतना 3-4 फार्मूला को इतना लंबा यूज़ ना करके उसका क्वेश्चन को मोलैरिटी के कैलकुलेशन से आसानी से बना सकते हैं, और मोलैरिटी का कैलकुलेशन काफ़ी आसान होता है। क्लियर। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़े हैं
कि हमारा दो ही कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ पाए हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म हम लोग ppm पर है, पार्ट्स पर मिलियन, जो कि हमारा सिंपल सा कंसंट्रेशन था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶, क्योंकि मिलियन मीन्स 10⁶। देन हम लोग पढ़े नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के केस में नॉर्मेलिटी क्या होता है, नहीं होता है, उसका डिफरेंट फार्मूला, एन फैक्टर क्या होता है, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन को डिटरमाइन कर लिए, क्योंकि मोलैरिटी का कैलकुलेशन इजी है तो उससे हम लोग नॉर्मेलिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब सारा बात था आपका कंसंट्रेशन टर्म का। तो इसी के साथ आपका कंसंट्रेशन टर्म का थ्योरी भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इतना को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने कराया है उसको वापस से आप करोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।